Yes, namaste. So let's start with some plants which are easily available around us. बहुत इजीली बहुत सारे मेडिसिनल जिसके यूज़ है, ऐसे प्लांट्स अपने आजू बाजू में बहुत इजीली अवेलेबल है. तो ऐसे कुछ प्लांट्स की जानकारी के बारे में स्टार्ट करते हैं. कल ही हम सब ने वट पूर्णिमा सेलिब्रेट किया है. तो जो वड का झाड़ है, वट का झाड़ है या बरगद का झाड़ है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे आजू बाजू में. भले आप साउथ इंडिया ले लो, नॉर्थ इंडिया ले लो, तो इंडिया के कोई भी पार्ट में बरगद का झाड़, वट का झाड़ बहुत इजीली अवेलेबल है. आयुर्वेदा में शास्त्रोक्त क्या यूजेस बरगद के झाड़ के बताए गए हैं, या फिर बरगद का झाड़ कैसे मतलब उसको कैसे पहचाने, उसका क्यों नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. आयुर्वेदा में मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी के लिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं. तो उन बुक्स को जनरली निघंटु बोला जाता है. भारत भैषज रत्नावली से लगा के राज निघंटु, निघंटु आदर्श, ऐसे बहुत सारे निघंटु है. तो उसमें से जस्ट एक ही बुक के रेफरेंस के साथ मैं आज बरगद के झाड़ के बारे में बोलूँगी. तो उसमें निघंटु जो आदर्श है, तो निघंटु आदर्श ये बुक मेरे पास है. यू कैन सी हियर, दिस इज निघंटु आदर्श. निघंटु आदर्श में जो बरगद का झाड़ है या वट का झाड़ है, उसको वटादी वर्ग के अंदर बताया गया है. तो अगर वटादी वर्ग है मतलब मोरेसी फैमिली, तो उसके अंदर और भी सारे आते हैं. जैसे अश्वत्थ हो गया, मतलब पीपल का झाड़ है. उदुम्बर हो गया, ये भी उसके अंदर आता है. तो शाखोटक है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स है जो ये वटादी वर्ग के अंदर आते हैं. अगर आप देखोगे ये वटादी वर्ग के अंदर आता है. इसके बाद अगर आपको बताऊं कि मतलब आयुर्वेदा में वटादी वर्ग मोरेसी फैमिली के अंदर, उसका लैटिन नेम है, वो है फाइकस बेंगालिनेसिस. तो ये इसका लैटिन नेम है. तो उसके बाद में अगर मैं वट के पर्याय जो मैंने बताया है, तो वट को वट क्यों बोला जाता है, तो उसकी निरुक्ति बताई गई है. वटति वेष्टति मूलैहि इति. मतलब अगर वटति वेष्टति मूलैहि मतलब आजू बाजू में जो पूरे मूलिया उसकी फैल जाती है. तो अगर आप रीडेवलपमेंट में या बाकी कोई भी जगह अगर आप देखो बरगद का झाड़ जहाँ पे भी है, और अगर उसको आप पूरा कट कर देते हो, तो उसकी मूलिया बहुत दूर दूर तक रहती है. मतलब अगर झाड़ यहाँ पे है तो बहुत दूर तक उसकी मूलिया, उसकी जड़ अगर आपको देखने के लिए मिलेगी. इसीलिए इसको वट बोला जाता है. उसके बाद में उसका एक पर्याय और है न्यग्रोध्र. हम आयुर्वेदा फिजिशियन जनरली न्यग्रोध्र चूर्ण ही बोलते हैं, न्यगोध्र. तो न्यग्रोध्र मतलब नक रुणधि इति रुधिर आवरणे. मतलब ये अपने जो नीचे के प्रदेश को आवृत्त, मूलों से आवृत्त रखता है, मार्गों को अवरुद्ध लगता है और फैलता जाता है. इट इज कीप ऑन ग्रोइंग ओनली. इसके लिए इसको न्यग्रोध बताया गया है. उसके बाद में वैष्णवालय, ये भी एक पर्याय बताया गया है वट का. उसके बाद में बहुपाद, मतलब जनरली उसकी जटाएं बहुत सारी होती है. अभी हमने वट पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, तो इसका क्या यूज़ है मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कमेंट करने की. बट अगर आप देखो तो बहुत मतलब सब बढ़ते जाता है वट का प्लांट, उसकी मूलियाँ नीचे, उसकी जटाएं, ये सब कुछ हमेशा बढ़ती रहती है. तो इसीलिए इसका महत्व हो सकता है कि इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग. तो वैसे ही हम अपने लाइफ में ग्रो करें और वो ब्लेसिंग्स ले, इसीलिए शायद वो पूजा हो. आई एम नॉट एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स. जो आयुर्वेदा में है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो ऑलमोस्ट इसका उत्पत्ति स्थान हम देखें तो सभी जगह है. उसके उपयुक्त अंग अगर हम देखें तो क्या क्या उसका जो मेडिसिनल प्लांट है पूरा इतना बड़ा, तो उसके उपयुक्त अंग में है वट जटा, मतलब जो जो जटाएं होती है वो, उसकी त्वचा मतलब उसकी स्किन जो है वो, पत्र उसके उपयुक्त है. उसके बाद में उसका दुग्ध उपयुक्त है. वटांकुर, उसमें छोटे छोटे कोम आते हैं जिसको वटांकुर बोला जाता है, वो भी बहुत, या वटशृंग भी बोला जाता है, तो वो भी बहुत उपयुक्त है. उसके बाद में अगर इसका रस मैं बताऊँ कि मतलब इसकी टेस्ट कैसे होती है, तो एक्चुअली ये मीठा भी होता है और प्लस कषाय रस होता है, कशेला होता है. उसके बाद में उसका वीर्य ठंडा होता है. ये जो वनस्पति है ये ठंडी होती है. उसके बाद में उसका विपाक है, पचने के बाद भी ये मधुर होता है. और इसकी दोषग्नता पित्त और कफ बताई गई है. तो वात व्याधि में इसका जो यूज
यूज़ है बहुत लिमिटेड है, बट पित्त और कफज व्याधि में इसका बहुत अच्छे से यूज़ बताया गया है। सो आयुर्वेदा की बहुत सारी बुक्स है जिसमें इसका यूज़ बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे। सो इसके गुण अगर मैं बताऊँ तो ये स्तंभन, रुक्षता उत्पन्न कर देता है, शरीर में ड्राइनेस कर देता है, जैसे प्रमेह वगैरह जो जैसे डायबिटीज़ है इसमें ये रुक्षता उत्पन्न करना चाहिए, ऐसे आयुर्वेदा में बताया गया है। तो उसके बाद में स्तंभन मतलब कुछ भी स्त्राव हो रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर मतलब अधोग रक्त पित्त, नाक से खून आना वगैरह, या फिर ऊपर से ब्लीडिंग होना नीचे से, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया या पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग होना, ये सब में भी स्तंभन का कार्य मतलब रुका देना वो चीज़ें, जैसे हम पॉज वगैरह टैबलेट लेते हैं तो उसी तरीके से वट का यूज़ है। उसके बाद में ज्वर में मतलब बुखार में, दाह में, तृष्णा बार बार प्यास लगती है, प्रमेह में मैंने अभी जस्ट बताया था जहाँ पे बहुत सूजन है क्योंकि ये कफग्न बताया गया है। उसके बाद में अगर आप देखो कि श्रमज श्वास मतलब चलने के बाद अगर ब्रेथलेसनेस फील होता है तो ऐसे सब इसमें, तो ये सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करता है। और विसर्प में भी मतलब इवन कैंसर में भी इसका यूज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद में इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मतलब अगर हम देखें तो चरक संहिता जो इम्पोर्टेंट है तो उसमें भी उन्होंने अधोग रक्त पित्त, जो अभी मैंने बताया कि पाइल्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है। रक्तातिसार मतलब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो IBS या बाकी चीज़ों में होती है तो वो सब में भी मतलब उसमें ब्लीडिंग होने लग जाता है, बहुत सारे मोशंस होते हैं और उसके साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये सब में भी इसका बहुत अच्छा है। व्रण रोपणार्थ मतलब कोई भी वुंड है और वो हील नहीं हो रही है तो उसका जो उसके कोमल पत्र होते हैं, मतलब एक जो पत्र की अवस्था होती है जो ऐसे एकदम थीन होते हैं और रेडिश ग्रीनिश कलर के होते हैं, तो वो जो एकदम कोमल पत्र है तो उसका पेस्ट बना के आप उसको व्रण शोधनार्थ यूज़ कर सकते हो, ये संहिता में बताया गया है। उसके बाद में श्वेत प्रदर, वाइट डिस्चार्ज, ये भी बहुत कॉमन चूर्ण है, तो जो उसकी त्वचा है उसका काढ़ा, वट की जो त्वचा है उसका काढ़ा अच्छे से उसको क्लीन करके धो के फिर उसके बाद में थोड़ा सन ड्राई करके फिर उसका काढ़ा बनाएंगे। उसके बाद में उसके साथ लोध्र चूर्ण, मेरे जो पेशेंट है उनको पता है, आई यूज़ दिस फॉर्मुलेशन क्वाइट वेरी ऑफनली। उसके बाद में सुश्रुत संहिता में अगेन रक्त पित्त में बताया गया है, इसमें भी मतलब लोगों को लगता है उसकी जटाएं ही ज़्यादा यूज़फुल है, बट उसके जो कोमल पत्र है अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी में तो उसके जो कोमल पत्र है उसको दुर्वा का जो रस है उसके अंदर पीस के, दुर्वा को पीस के उसका रस निकाल के उसके साथ उसको स्वरस उसका पिलाना चाहिए, काढ़ा नहीं। अगर व्रण है तो काढ़ा बना के आपको, कितना डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, बट कितना यूज़फुल है ये सारी चीज़ें। तो जो पत्र है उसको दूरवा स्वरस के साथ वहाँ पे मध के साथ रक्त पित्त में यूज़ करना चाहिए, अगर वुंड है तो उसका काढ़ा बनाना चाहिए और पत्र का स्वरस निकालना चाहिए, ये बताया गया है। उसके बाद में चक्रदत्त, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ आयुर्वेदा, तो उसमें अगर जो जटाएं होती है उसको चावल के पानी के साथ देने के लिए बोला गया है कि अगर आपको पेट में बहुत दर्द है, अगर मोशंस बार बार हो रहे हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द है तो चावल के पानी के साथ जो उसकी जटाएं है वो देने के लिए बोला गया है। उसके बाद में जो मतलब वंगसेन भी आयुर्वेदा की बहुत अच्छी बुक है, तो उसमें जहाँ पे हड्डियाँ बढ़ते रहती है, बहुत बार हम देखते हैं ये जगह पे या पैर में भी कहीं पे भी लग जाता है, उसके बाद अगर अस्थि वृद्धि हो रही है तो उसमें भी ये वट का जो दुग्ध होता है अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, तो वो वट दुग्ध, और उसके बाद में कुष्ठ नाम की एक वनस्पति है और सैंधव, इसको मिला के उसका लेप करना चाहिए। तो जो मतलब हड्डी बढ़ रही है तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। भाव प्रकाश जो ये दिस इज़ तो माय फेवरेट बुक ऑफ आयुर्वेदा। तो भाव प्रकाश में व्यंग, मेलेज्मा मतलब यहाँ पे मतलब मेनोपॉजल एज में या फिर पीरियड्स जब जाने की उम्र होती है, या आजकल तो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे ऐसे पैचेस, बटरफ्लाई सॉर्ट ऑफ पैचेस, हाइपर पिगमेंटेड, यहाँ पे ऐसे जिसको हम बोलते हैं कि छाया आने लगी है चेहरे पे, तो उसमें व्यंग में वटश्रृंग मतलब जो छोटे छोटे से कोम होते हैं वड़ के जो पत्ता बनने के पहले रहते हैं, तो वो अवस्था में जो वटश्रृंग है और मसूर की दाल, तो दोनों को दूध में पीस कर उसको व्यंग पे लेप लगाना चाहिए मेलेज्मा में, अमेजिंग रेमेडी। उसके बाद में वैद्य मनोरमा
इज ऑल्सो आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको इतना पता रहना चाहिए कि इतने सारे आयुर्वेदा के बुक्स भी है, ये दिस इज़ अ कंप्लीट मेडिकल साइंस। तो उसमें भी बताया गया है कि अगर व्रण में कृमि हो जाते, काफ़ी बार इन्फेक्शन होता है, मतलब तो अपने को लगता है एंटीबायोटिक्स या यही सब चीज़ें हैं, तो अगर कृमि हो जाते हैं तो इसमें भी वट का दूध भरना चाहिए, सुबह शाम वट का दूध। अगर वहाँ पे वर्म्स हो गए, काफ़ी बार डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट में हम देखते हैं कि वुंड है पूरा इन्फेक्टेड है और उसके बाद लिटरली उसमें वर्म्स हो जाते हैं, तो उसमें वट का दूध भरना चाहिए, तो उसके कृमि तुरंत कम हो जाते हैं। उसके बाद में ज्वर में काफ़ी बार बदन में ऐसे लगता है कि जलन हो रही है, या डायबिटीज़ पेशेंट में भी काफ़ी बार होता है कि जलन हो रही है, हाथ पैर में जलन हो रही है, पूरे बदन में जलन हो रही है, तो उसको जो वट की जटाएं है उसको घृत के साथ बताया गया है कि घृत के साथ, लेकिन वो बनाने की प्रॉपर विधि होती है, वट की जटाएं, उसका काढ़ा, फिर घृत, और फिर वो सिद्ध घृतपान बनाना चाहिए। तो उससे जो बर्निंग सेंसेशन है काफ़ी बार अनडायग्नोस्ड हो जाता है कि क्यों हो रहा है ये, बट इसमें बताया गया है कि ये रेमेडी है। उसके बाद में शोढल, शोढल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ आयुर्वेदा। तो शोढल में भी बताया गया है कि गर्भस्थापन, मतलब जहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है वहाँ पे वर्ड की जो श्रृंग है उसका बहुत अच्छा रोल है, तो ये इसका रेफरेंस शोढल में बताया गया है। और मतलब न्यग्रोधादि गण वगैरह ये सब में डिफरेंट ऑलमोस्ट सारे बुक्स में इसका यूज़ बताया गया है। तो ये मैंने इन शॉर्ट वर्ड के बारे में बताने की कोशिश की है। ये जो आजू बाजू में अपने वृक्ष है तो उनकी जानकारी मैं बताने की कोशिश करूँगी। मतलब वर्ड सबको ही पता है इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोलना प्रेफर किया, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लांट का आइडेंटिफिकेशन भी आप कैसे कर सकते